नमस्ते इन्वेस्टर्स। दिस इज ध्रुव बजाज फ्रॉम स्मार्ट सिंह सर्विसेज। मुझे आजकल बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं रिगार्डिंग ध्रुव, शुड वी स्पेल स्मॉल कैप कंपनीज या फिर हमें होल्ड करना चाहिए। सो इसका आंसर बहुत सिंपल नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। ऐसा क्यों है? ऑन वन साइड स्मॉल कैप कंपनीज की वैल्यूएशंस काफी बढ़ भी चुकी है, और आजकल जो एसएमई की स्पेशली लिस्टिंग हो रही है वो काफी वियर्ड कंपनीज के हो रहे हैं जिनके फाइनेंशियल्स में भी इतने अच्छे नहीं है। सो उस वजह से काफी लोगों को ऐसे लग रहा है कि 2008 या 2017 जैसा टाइम है जहाँ पे स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में यूफोरिया चल रहा है। एट द सेम टाइम स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स का जो जनरली ग्रोथ रेट होता है दैट इज वेरी हाई। तो देर आर टाइम्स व्हेन हायर वैल्यूएशंस आर जस्टिफाइड फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेसेस। तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? सो अगेन, थ्रू दिस वीडियो आई विल ट्राई टू आंसर 5 to 6 थिंग्स। फर्स्ट, टुडे का माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन सिनेरियो क्या चल रहा है। सेकेंडली, हम जो नॉर्मली कंपैरिजन करते हैं कि माइक्रो कैप्स बहुत ज्यादा रनअप कर रहे हैं, लार्ज कैप इतना रनअप नहीं कर रहे, और उनका जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल है वो बहुत कम हो गया है। तो उसका पहले समझना पड़ेगा कि क्यों स्मॉल कैप्स की वैल्यूएशन जनरली लोअर होती है वर्सेस लार्ज कैप। तो सेकेंडली वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल कैप प्रीमियम इन वैल्यू। थर्ड, आई विल टॉक अबाउट सम फ्रेमवर्क्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम सेवरल स्टॉलवर्ट इन्वेस्टर्स। सो उनके फ्रेमवर्क से हमको आइडिया लगेगा कि हम क्या सीख सकते हैं to navigate this particular space. Then fourth, we will talk about our own personal SmartSync के framework का on how one can navigate this space. And lastly, सब बाई करना तो बताते हैं पर सेल कब करे कैसे करे वो कोई नहीं बताता। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वेदर वन शुड सेल स्मॉल कैप कंपनीज एंड नॉट, सो लास्टली वी विल डिस्कस कि आपका सेलिंग फ्रेमवर्क क्या हो सकता है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट। छोड़ना। So this is a chart that was posted by Mr. Gaurav Sood. So Gaurav Sood is one such investor that we at SmartSync follow a lot. So he posted this ratio, that is small cap divided by the overall Nifty ratio. So it depicts what is the performance of a small cap index vis-a-vis the large cap index. So as one can see during 2017 time, which I was talking about earlier, when small caps performed very well, after which they experienced a significant drawdown. So during that time, the valuations or the ratio between small cap and Nifty was around 2. So after close to 5 years, this ratio is back to that particular level. And this is the same time, just like last time when people were very gleeful about the future and they were expecting कि आगे भी बहुत अच्छा चलता रहेगा सर रैली। Now I'm not saying कि नहीं चलेगा, but this ratio shows कि आपको थोड़ा caution होना चाहिए regarding your holdings, because जो परफॉर्मेंस है इन दोनों का, जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड सजेस्ट करता है, तो सबसे काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ऑलरेडी आ चुका है। तो आगे कितना स्कोप है आने का दैट इज क्वाइट अननोन, बट थोड़ा प्रेडिक्ट करने से बेटर थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए आपको बाय ट्रिमिंग डाउन सर्टेन स्मॉल कैप होल्डिंग्स विच यू आर लेस कॉन्फिडेंट अबाउट, क्लीन अप योर पोर्टफोलियो। सो नाउ वी आर नॉट सेइंग कि आप सब पोर्टफोलियो सेल कर दो, बट अगेन द आइडिया इज कि थोड़ा डीप इंट्रोस्पेक्शन बढ़ाओ अपने पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग कि कौन सा कंपनी एक्चुअल में क्वालिटी वाला था, कौन सा खाली इंडेक्स बड़ा। Now, this was the relative performance of two indexes. Let's look at the absolute valuations of the index as a whole. So this is a chart taken from Parag Parikh's recent webinar on quantitative valuation of small cap companies. So they have given a absolute valuation metric to analyze small cap companies, that is EV to EBIT. So in this case, we can see that the valuations again, current valuation scenario of small caps seems to be at one of the highest level. And this peak was earlier seen in 2017, post which market went into a deep downturn, as we have discussed earlier. So this also shows that small cap companies might actually be. So this shows that the valuations of the small cap and micro cap companies are at the higher end of the range. But what about the valuations as a whole of small caps versus large cap? हम कंपेयर क्यों करते हैं कि स्मॉल कैप कितना बड़ा है और लार्ज कैप कितना क्यों बड़ा है? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है थियरी ऑफ स्मॉल कैप प्रीमियम। तो स्मॉल कैप प्रीमियम होता क्या है? आज क्यों हम लोग स्मॉल कैप्स को कम वैल्यूएशन देते हैं वर्सेस लार्ज कैप कंपनीज? तो उसके तीन प्राइमरी रीजंस है। फर्स्ट है कि स्मॉल कैप कंपनीज जो है उनका जो बिजनेस में रिस्क है दैट इज इनहेरेंटली मच हायर देन लार्ज कैप कंपनीज। अब ऐसा क्यों है? फर्स्टली, लार्ज कैप कंपनीज जो होती है उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। सेकेंडली, स्मॉल कैप कंपनीज जो होती है वो थोड़े नीश एरियाज में होती है, उनके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत
रिलेटिवली बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होते. सो फॉर एग्जाम्पल ऑटो एंसिलरी जो है वो जनरली चीप मिलेगी, बट काफी बार उसका एक रीजन ये भी होता है कि खाली उनका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ही रेवेन्यू आ रहा है सारा, वर्सेस अ लार्ज ऑटो एंसिलरी कंपनी जिनके काफी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस है. So because of lack of diversification in their product line, there might be a reason कि small cap companies ज्यादा risky है. Third, इनके जो concentration होता है वो खाली प्रोडक्ट में नहीं होता, इनके जो कस्टमर्स भी है वो थोड़े बहुत कम होते हैं जनरली. लाइक टॉप 5 या 10 कस्टमर्स मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. तो इधर बिजनेस में एक इनहेरेंट रिस्क आ जाता है कि अगर कोई प्लेयर इनका जो कस्टमर है वो स्विच कर लेता है या फिर उसका बिजनेस रिलेटिवली कम परफॉर्म अच्छा करने लग जाता है, स्लो हो जाता है, तो इनका ओवरऑल रेवेन्यू गिर सकता है. तो ये इनका एक और रिस्क है बिजनेस में. एंड लास्टली ये जो बिजनेसेस होते हैं जनरली वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. तो जैसे जो बड़ी कंपनी होगी वो इंडिया में भी कर रही होगी काम, एक्सपोर्ट्स भी कर रही होगी, इंडिया में भी अक्रॉस इंडिया काम कर रही होगी. बट जो स्मॉल कैप कंपनीज है काफी बार ऐसा होता है कि वो कोई पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो उसकी वजह से भी इनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल काफी रिस्की हो जाता है. एंड लास्ट, वन ऑफ द मेजर रीजन इज ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है इनका ज्यादा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता. जैसे अभी रिसेंटली काफी कंपनीज लिस्ट हो रही है मार्केट में. सो देयर इज अ टेक कंपनी जिसने लास्ट 4 साल में अपना रेवेन्यू बहुत अच्छी पेस में ग्रो करा है एंड उसका लिस्टिंग भी काफी अच्छा हुआ था. बट आप सरप्राइज हो जाओगे जान के कि उसने लास्ट 4 साल में अपना रेवेन्यू फ्रॉम 5 करोड़ सीधा 500 करोड़ करा है. एंड उसने रेवेन्यू अपना ग्रो करा है, अपना प्रॉफिट्स भी ग्रो करा है, बट उसके कैश फ्लोज नेग्लिजिबल है. एंड काफी सारे अदर रेड फ्लैग्स भी है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी है, जिसकी वजह से मे बी हमको जो दिख रहे हैं अर्लियर मेट्रिक्स कि इसकी इतना वैल्यूएशन है वो, और मतलब अदर जो चीजें है कि चीप लग रहा है, वो असल में चीप होगा ही नहीं. एंड इस वजह से काफी बार जो पुरानी कंपनीज होती है, जो ज्यादा बड़ी कंपनीज होती है, उनका वैल्यूएशन बेटर मिलता है सिंपली बिकॉज उनका फ्यूचर प्रोजेक्शन थोड़ा बेटर वे में कर सकते हैं बिकॉज आपने उनका पास्ट का परफॉर्मेंस देखा हुआ है. तो फेमिलियरिटी की वजह से भी उनका जनरली वैल्यूएशन बेटर होता है. सो फर्स्ट थिंग इज हायर रिस्क होता है बिजनेस मॉडल में. सेकेंड है हायर वॉलिटिलिटी एंड लोअर लिक्विडिटी. अभी जब भी मार्केट 2% या 1% भी गिरता है तो वन विल फाइंड कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है और माइक्रो कैप कंपनीज जो होती है वो लोग ज्यादा फॉल करते हैं. एंड सिमिलरली जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी ज्यादा स्पीड से रन अप होती है. सो इससे हमको ये समझ में आता है कि स्मॉल कैप कंपनीज के जो प्राइसेस होते हैं उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है. एंड ऑल्दो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है शेयर प्राइस की, बट मार्केट में इतना फ्लोट नहीं होता. मार्केट में बेसिकली जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते स्मॉल कैप कंपनीज के. इस वजह से अगर आपको सपोज बहुत बड़ा पोजीशन है और आपको कुछ नेगेटिव चीज मिल जाए और आपको एग्जिट करना है, तो आपको एग्जिट करना बहुत टफ होगा बिकॉज मार्केट में कोई बायर्स ही नहीं होंगे क्योंकि बहुत कम शेयर्स अवेलेबल है. एट द सेम टाइम जब यूफोरिक पीरियड आता है, जैसे मार्च का सपोज कोविड के टाइम का फॉल आया वॉलेटिलिटी, तो बिकॉज जब ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, यूफोरिक टाइम्स आते हैं, तो सबसे पहले लोग स्मॉल कैप डंप करते हैं एंड दे डंप एट द प्राइसेस जिसमें आइडियली दे वोंट डंप, सिंपली बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है. तो इसके से वी विल ऑब्जर्व कि जब भी टफ टाइम्स आएंगे तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनी सबसे ज्यादा गिरेगी. तो वॉलेटिलिटी इज वन अनदर रीजन जिसकी वजह से जनरली माइक्रो कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज होती है उसमें पीपल आस्क फॉर लोअर वैल्यूएशन टू इन्वेस्ट इन. तो इसलिए लार्ज कैप कंपनीज की वैल्यूएशन जनरली हाई होती है. एंड इसको हम टेक्निकली कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं बाय द नेम ऑफ बीटा. नाउ देयर आर सेवरल पीपल हु विल बी अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ बीटा बिकॉज बेसिकली बीटा क्या करता है, आपका परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी जो शेयर प्राइस का है उसे ट्रैक करता है विद ओवरऑल इंडेक्स. तो सपोज आपका शेयर प्राइस ज्यादा वॉलेटाइल है वर्सेस इंडेक्स, तो आपका बीटा जनरली हाई होगा. एंड ऑल एल थिंग्स बीइंग इक्वल, जिसका कंपनी का बीटा जनरली हाई है उसमें जनरली जो आपका डिस्काउंट रेट होगा, जो आप वैल्यूएशन जिससे डिराइव करते हो, वो हाई होगा. तो अगर लेमन टर्म से बताऊं तो जिस कंपनी का डिस्काउंट रेट हाई होगा उसकी वैल्यूएशन जनरली लोअर होगी. तो दिस इज अनदर रीजन वाई जब आप मॉडलिंग भी करते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग, तो स्मॉल कैप कंपनीज में इधर आपका बीटा या तो ज्यादा रखते हो या फिर आप बीटा का ज्यादा नहीं रखते हो तो आप अलग से स्मॉल कैप प्रीमियम ऐड करते हो टू बेसिकली प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस वॉलेटिलिटी रिस्क. एंड लास्ट इज हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस. तो देयर इज अ स्टडी जिसमें पाया कि लास्ट 5 to 6 decades में स्मॉल कैप कंपनीज हैव आउट परफॉर्म लार्ज कैप कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब. ये ऐसा एक खाली इंडिया का फिनोमिना नहीं है, यूएस हो गया, कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी भी होगी, उसमें स्मॉल कैप कंपनीज का जो अल्फा होता है दैट इज आउट परफॉर्मेंस, वो जनरली हायर होगी. बट देयर इज अ कैच. आज सपोज मेरे को कोई कंपनी को बाई करना है तो मैं कैसे इंश्योर करूं कि मेरा रिटर्न ज्यादा अच्छा होगा? बाय बाइंग लो.
तो सिमिलरली स्मॉल कैप कंपनीज में जनरली क्या होता है, अगर आपको रिटर्न ज्यादा हाई चाहिए तो आपका जो डिस्काउंट रेट होगा जिससे आप वैल्यूएशन लाओगे, तो आपका डिस्काउंट रेट भी हायर होगा वर्सेस अ लार्ज कैप कंपनी। सो इस वजह से भी आपका ओवरऑल वैल्यूएशन जो होगा, इनिशियल बाइंग वैल्यूएशन फॉर स्मॉल कैप, आप जनरली वो हायर या लोअर वैल्यूएशन चाहोगे, सो दैट आपके ओवरऑल रिटर्न्स हायर हो सकते हैं टू कंपेंसेट द रिस्क दैट यू आर टेकिंग व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कैप कंपनी इंस्टेड ऑफ अ लार्ज कैप कंपनी। सो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से स्मॉल कैप की जो वैल्यूएशन होती है जनरली वो एक डिस्काउंट पे ट्रेड करती है वर्सेस लार्ज कैप कंपनीज। बट लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर चार्ट अगेन, दिस चार्ट इज टेकन फ्रॉम द पराग पारिक्स प्रेजेंटेशन। तो इसमें आप देखोगे कि जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, स्पेशली फॉर स्मॉल कैप कंपनीज, लाइक ड्यूरिंग 2007-8 टाइम, ड्यूरिंग 2017 टाइम, जब स्मॉल कैप कंपनीज बहुत अच्छा करी थी, उस टाइम पे जो वैल्यूएशन का जो गैप था बिटवीन स्मॉल कैप्स एंड लार्ज कैप कंपनीज वो काफी कम हो गया था। सो जो इनका डिस्काउंट था वो बहुत नैरो हो गया था। तो इससे अगर हमको कुछ आइडिया लग पा रहा है तो ये है कि मार्केट अभी के टाइम पे मेजोरिटी और जो स्मॉल कैप्स कंपनी है और जो माइक्रो कैप कंपनी है उनको सिमिलर वैल्यूएशन दे रहा है वर्सेस लार्ज कैप कंपनीज। बट हिस्ट्री सजेस्ट दैट इट शुड नॉट बी द केस बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड बिलो। सो बेसिक हमको ये आइडिया लग रहा है कि ऑन एन ओवरऑल बेसिस नो डाउट स्मॉल कैप्स आर डेफिनेटली ट्रेडिंग एट अ हायर वैल्यूएशन रेंज दैट दे हैव ट्रेडेड इन हिस्ट्री। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके डिवेस्ट कर दो स्मॉल कैप कंपनीज में, बट करंट सिनेरियो को आपका अंडरस्टैंडिंग होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सपोज अभी स्मॉल कैप कंपनीज करेक्ट होगी, सो यू शुड एटलीस्ट हैव द करेज टू होल्ड ऑन देम इफ यू बिलीव कि बिजनेस अच्छा है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री सजेस्ट कि देयर आर चांसेस कि स्मॉल कैप कंपनीज करेक्ट हो सकती है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द पर्टिकुलर बिजनेस तो आपको होल्ड करने का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। सो इसलिए थोड़ा करंट सिनेरियो का आइडिया होना इंपॉर्टेंट है। डन टू थिंग्स, फर्स्ट इज गिव एन आइडिया कि करंट वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल कैप स्पेस कैसी दिख रही है, क्या नहीं। एंड सेकंड थिंग इज मैंने आपको डरा दिया है स्मॉल कैप स्पेस से। सो दैट इज नॉट द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो, बट द आइडिया इज कि आगे मैं जो भी फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करूंगा या जो भी आइडियाज प्रेजेंट करूंगा, सो लुक एट देम एट इन अ मोर ऑब्जेक्टिव मैनर। सो टू कमिंग टू द फ्रेमवर्क्स, सो द फर्स्ट फ्रेमवर्क दैट वी हैव लर्न फ्रॉम Ian Cassell is lightning in a bottle. So what does this framework talk about? So he says कि आप ऐसी कंपनीज ढूंढो जिसमें ए दे शुड बी अ माइक्रो कैप और अ स्मॉल कैप कंपनी। अब इस स्मॉल कैप या माइक्रो कैप होने का रीजन क्या उनका? फर्स्ट थिंग इज ऐसी कंपनीज में जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होती है वो काफी कम होती है। सो दीज स्टॉक्स आर जनरली लेस टॉक्ड अबाउट एंड लेस डिस्कवर्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। सो सिंस अभी कोई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं है तो आपको एक तो शेयर्स मिलने के चांसेस ज्यादा है, एंड सेकेंडली जब ये कोई पर्टिकुलर स्केल तक पहुंच जाएगी एंड इंस्टीट्यूशंस अट्रैक्ट करने लग जाएगी तो इंस्टीट्यूशनल का जो फ्लो आएगा ओवरऑल बिजनेस में उससे दो चीज होगी। एक तो ओवरऑल जिनका मार्केट में मल्टीपल होता है वैल्यूएशन का वो ज्यादा एलोंगेट होगा, एंड सिमिलरली जब इंस्टीट्यूशंस ज्यादा एंटर करेगी तो वो स्टॉक के बारे में और ज्यादा बात होने लग जाएगी, तो दूसरे जो रिटेलर्स है वो भी स्टॉक में घुसेंगे, तो उसकी वजह से ओवरऑल स्टॉक के मार्केट में वैल्यूएशन की री रेटिंग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। So that is one major reason. And he talks about this particular small cap or micro cap वाला space को as the first wave of discovery. As इसमें काफी कम investors initially invest कर पाते हैं due to the risk that I have already talked about. So first, look at the micro cap and small cap companies. Second is look for either organic growth in their business या फिर look for companies that have inherent operating leverage in their business. So ऐसी कंपनीज जो ऑलरेडी हाई ग्रो कर रही है ऑर्गेनिक ग्रोथ, तो उसमें आप एक और चीज देखो कि वो ज्यादा डाइल्यूशन नहीं कर रहे अपनी इक्विटी का, बिकॉज जो कंपनी अपनी इक्विटी को जनरली डाइल्यूट करती है तो वो एक रिस्क है बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि अगर आपका बिजनेस में अच्छा ग्रोथ है और आपकी बैलेंस शीट अच्छी है तो यू कैन इजीली बोरो, एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो जनरली आइडियली बिजनेसमैन would want to keep his ownership high in a particular business if he sees कि आगे जाके इसके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है। अगेन काफी रीजन हो सकते हैं जिसके वजह से आप इक्विटी डाइल्यूट करो, बट आप उसको ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करो, एंड ऐसे कोई बिजनेस है जो ऑर्गेनिकली ग्रोथ भी कर रहा है और डाइल्यूशन भी नहीं कर रहा, सो दैट इज अ वेरी गुड मेट्रिक टू आइडेंटिफाई न्यू बिजनेसेस। सेकेंड इज ऐसे बिजनेस है जिसमें ऑल्दो ग्रोथ कम आ रही है बट उनके अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज है, मतलब इनहेरेंट। सो जनरली जो बिजनेस लो ग्रो कर रहा है बट उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है तो वो बहुत थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ में भी अपने ओवरऑल जो अपना ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है। सो ऐसे बिजनेस जो ऑल्दो लो ग्रो कर रहे हैं बट
जस्ट बिकॉज उस बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज है, वो अपना ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देगा एंड इसलिए शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बन सकता है. सो अगेन आपको अगर ऑपरेटिंग लेवरेज को और ढंग से समझना है तो वी हैव ऑलरेडी डन अ डीप डाइव ऑन हाउ टू एनालाइज ऑपरेटिंग लेवरेज, सो यू कैन वॉच दैट. एंड थर्ड इज, ऐसी कंपनीज में फ्लोट बहुत कम होना चाहिए मार्केट में. सो लो फ्लोट का बेनिफिट ये है कि इफ द बिजनेस इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छे दिख रहे हैं, तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय दिस बिजनेस एट अ हायर वैल्यूएशन एज वेल. अब ये हायर वैल्यूएशन क्यों होगी, तो उसका पार्ट रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि मार्केट में उनको शेयर्स ही नहीं मिल रहे. तो जस्ट बिकॉज उन लोगों को शेयर्स नहीं मिल पा रहे बट दे फाइंड हाई क्वालिटी इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, सो दे मे ओवर पे फॉर दिस पर्टिकुलर साइड मतलब टाइप ऑफ बिजनेस. एंड इसलिए लो फ्लोट कैन बूस्ट योर ओवरऑल रिटर्न्स इन अ पर्टिकुलर बिजनेस. अब इसका कैच भी है कि लो फ्लोट होगा तो आपको जब एग्जिट भी करना है बिजनेस में, तो आप एग्जिट ढंग से नहीं कर पाओगे बिकॉज कोई शेयर होल्डर्स बाय करने के लिए नहीं होगे. तो इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड, लो फ्लोट. तो लो फ्लोट इज अ फ्रेंड फॉर अ बिजनेस दैट इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड दैट हैज गुड ग्रोथ मेट्रिक्स. सो अगेन ये तीन अगर चीजें हैं आपके पर्टिकुलर कंपनी में, तो चांसेस है हाई कि मार्केट जो भी करे आपको ओवरऑल रिटर्न अच्छा आ सकता है. दैट इज यू कैन जनरेट गुड अल्फा. एंड दैट इज व्हाई ही कॉल्स दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क एज लाइटनिंग इन अ बॉटल, कि लाइटनिंग की तरह अंदर बॉटल के अंदर, एंड जैसे खुलेगा तो बहुत अच्छा ब्लास्ट आएगा. हमारे केस में रिटर्न अच्छा आएगा. बट अगेन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम थिंग्स. एक तो ये कि जो ईपीएस ग्रोथ होगा वो सस्टेनेबल होना चाहिए, सिक्लिकलिटी नहीं होनी चाहिए ना. ऑल्दो हर बिजनेस का अपना सिक्लिकलिटी होता है, देन इट बिकम्स द टास्क ऑफ एन एनालिस्ट टू आइडेंटिफाई कि आप सिक्लिकल टॉप पे बाय नहीं कर रहे हो. सो अगेन ऑर्गेनिक ग्रोथ 5 साल का अच्छा होगा बट आगे 5 साल में क्या आने वाला है अपन का फोकस उसमें ज्यादा होना चाहिए. सो दैट इज वाई थोड़ा एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंडली, ऐसा कोई बिजनेस है जस्ट बिकॉज ऑफ लो फ्लोट एंड अदर रीजंस बहुत जल्दी मार्केट ने रीरेट कर दिया, एंड नाउ यू फील कि आगे की काफी इयर्स की जो ग्रोथ है वो करंट प्राइस में बिग्ड इन है. दैट इज उसकी जो वैल्यूएशन है करंटली वो बहुत परफेक्शन से प्राइस हो चुकी है एज पर यू. सो देर आर टू चॉइसेस, या तो बिजनेस में स्टिक करो या फिर इफ यू कैन फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड इफ यू बिलीव कि आगे 2-3 साल तक कुछ रिटर्न नहीं आएगा, then you might become a bit more opportunistic and exit that particular business to enter another. So this is one framework which we can apply in this small cap space कि although valuation ज्यादा high लग रही है but there will be opportunities जिसमें ये तीन framework बैठ सकते हैं and ultimately आपको good stocks मिल सकते हैं. Now coming to the second framework that we learned from a stalwart investor, that is Howard Marks. So he says कि everything is cyclical in life and businesses alike. So he says कि the first rule of investment should be everything is cyclical, or at least most things are cyclical. And second thing is don't forget the rule number 1. So as one can see this particular chart, so हर चीज ऐसे साइकिल में मूव करती है. दैट इज पहले आपको ऑप्टिमिज्म होगा, फिर एक्साइटमेंट होगा, फिर यूफोरिया आएगा एंड इस लेवल पे वैल्यूएशन बहुत हाई होगी. देन सेल ऑफ आने लग जाएगा बट आप एग्जिट नहीं करोगे बिकॉज आप डिनाइल में हो. देन ज्यादा गिरने लग जाएगा शेयर तो आप फियर में आओगे. फिर आप पैनिक करोगे कि अच्छा जो मैं फिर आप पैनिक करोगे कि जो आपने पुराने वैल्यूएशन में बाय करा था 3 साल बाद फिर से वो वैल्यूएशन में आ जाए तो एटलीस्ट मेरे को लॉस तो नहीं करना, तो आप इसलिए सेम प्राइस पे एग्जिट कर जाओगे. फिर गिरने लग जाएगा शेयर, गिरने लग जाएगा, आप बोलोगे नहीं बकवास इन्वेस्टमेंट है, अच्छा एग्जिट कर लिया टाइमली. एंड इस टाइम पे देयर विल बी नेग्लिजिबल बायर्स, एंड इस टाइम पे नए इन्वेस्टर्स आएंगे जिनके पास न्यू इनसाइट है बिजनेस के बारे में, हु हैव कॉन्फिडेंस इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस. फिर बढ़ेगा शेयर प्राइस तो थोड़ा हो पाएगा, फिर से वो ले पाएगा तो लोगों को चल अच्छा बिजनेस ठीक हो रहा है तो ऑप्टिमिज्म आएगा एंड फिर शेयर बढ़ने लग जाएगा. सो सारी इन्वेस्टमेंट, सारी जो ओवरऑल बिजनेस की लाइफ साइकिल होती है वो ऐसे पेंडुलम की तरह मूव करती है. बट तो इस सेंस में आप कह सकते हैं मुझे कि अभी स्मॉल कैप स्पेस में तो एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत यूफोरिया चल रहा है. तो सिक्लिकलिटी के भी एलिमेंट्स होते हैं. एक आपका एसेट क्लास हो गया दैट इज सिक्लिकल, नो डाउट स्मॉल कैप स्पेस सिक्लिकल हो सकता है, उसमें भी अप डाउन आ सकता है. बट एसेट क्लास के अंदर भी ऐसी काफी सारी कंपनीज होती है, ऐसी काफी सारी इंडस्ट्रीज होती है जिसका अपना अलग ही सिक्लिकलिटी चल रहा होता है. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दिस इज अ चार्ट कंपेयरिंग द रिटर्न्स ऑफ 4 क्वालिटी कंपनीज. सब कंपनी ने ये जो खाली बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स है, लेट अलोन दो बीएससी एसएमई इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग वे में अंडर परफॉर्म करे, एंड दिस इज नॉट द रिटर्न ऑफ लास्ट 1 or 2 ईयर, लास्ट 5 ईयर से अंडर परफॉर्म करा है. सो सब स्मॉल कैप कंपनीज है, बिलो 3000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी इनफैक्ट. तो हुआ क्या सब कंपनीज में? फर्स्ट इज हाइडेलबर्ग सीमेंट. अब लास्ट 5 ईयर्स में ऑल दो स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा करा है बट देयर इज वन प्रॉब्लम
जो पेट्रोल के जो पावर के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा राइज भी हो गए और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहे। तो उस वजह से एंड एट द सेम टाइम लोअर डिमांड की वजह से सीमेंट कंपनीज ने इतना अच्छा नहीं करा है लास्ट 5 years में। एंड हाइडेलबर्ग इज नो एक्सेप्शन ना, ऑल्दो इनका बिजनेस काफी सॉलिड है, मैनेजमेंट भी डिसेंट है, ऑल्दो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अलग हो सकते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बट द आइडिया इज दैट बिजनेस इज ऑफ डिसेंट क्वालिटी एंड येट 5 साल में कुछ रिटर्न ही नहीं आया है, इवन इंडेक्स ने आउट परफॉर्म करा है। सो इसमें हमको मालूम पड़ता है एक सिक्लिकलिटी एलिमेंट है कि डिमांड कम थी और एट द सेम टाइम इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे वो काफी वॉलेटाइल थे। तो ये इंडस्ट्री तो थी वो अच्छा नहीं करी थी, तो इस वजह से ऑल्दो इंडेक्स ने बहुत अच्छा करा है बट 5 साल में इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया। सेकंड इज फेयरकेम ऑर्गेनिक। नो दिस इज वन कंपनी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है पास्ट में, कि एक नीश प्लेयर है और एक बहुत नीश इंडस्ट्री में वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स है। एंड आइडियली हम ऐसे बिजनेस ही तो सर्च करते हैं जिसकी अच्छी मार्केट पोजिशनिंग हो और ज्यादा कॉम्पिटिशन ना हो। येट डिस्पाइट डीमर्जर एज वेल, लास्ट 5 साल में आप इनके रिटर्न देखोगे तो दे आर नॉट रियली गुड, हम नहीं कर पाए, इंडेक्स को आप आउट परफॉर्म नहीं कर पाए ये स्टॉक। एंड इसके भी हमने रीजंस मेंशन करे इन दैट वीडियो विच आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अगेन डिस्पाइट बीइंग अ गुड कंपनी इसने अच्छा परफॉर्म नहीं करे लास्ट 5 साल में। सिमिलरली भारत रसायन, नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन एग्रोकेमिकल स्पेस, बट सिंस लास्ट 5 साल में ओवरऑल एग्रोकेमिकल स्पेस हैजंट डन दैट वेल, या एटलीस्ट लास्ट 2 years में इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी वजह से भी एंड अगेन स्टार्टिंग वैल्यूएशंस माइट बी अ टैड हायर फॉर ऑल दीज पर्टिकुलर कंपनीज, उस वजह से भी लास्ट 5 years में ऑल्दो इंडेक्स ने अच्छा करे, इस स्टॉक ने कुछ मेजर रिटर्न्स नहीं दिए। एंड लास्ट इज हेस्टर बायोसेंस। ना इसकी हमने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी विच यू कैन चेक टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन अ ग्रेटर डेप्थ, बट द आइडिया इज ये वैक्सीन बनाते हैं एंड इनका जो पोल्ट्री वैक्सीन का जो बिजनेस था जिसमें ये लोग वन ऑफ द लीडर्स है मार्केट में, 35% मार्केट शेयर है और 2 मेजर प्लेयर्स ही है। डिस्पाइट बीइंग इन अ कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री विथ डिसेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, इसने लास्ट 3 से 5 साल में कुछ रिटर्न नहीं दिया। क्यों? एक तो इसका ओवरऑल जो बिजनेस सेगमेंट है, एक तो एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स है और एक वैक्सीन है, पोल्ट्री वैक्सीन। तो पोल्ट्री वैक्सीन सेगमेंट का भी है ना सिक्लिकलिटी एलिमेंट है, दैट इज लास्ट 2-3 साल से पोल्ट्री इंडस्ट्री एज अ होल हैज नॉट परफॉर्म वेल, तो उसकी वजह से इसका ओवरऑल वो सेगमेंट से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। एट द सेम टाइम इसका जो एनिमल हेल्थ केयर और वैक्सीन वाला जो डिवीजन है दैट इज ऑल्सो नॉट परफॉर्म वेल। तो इसमें दो चीज आ गई, एक तो आपका ओवरऑल बिजनेस के जो पोर्टफोलियो में जो सेगमेंट्स है अलग अलग प्रोडक्ट लाइन, उसके अंदर भी सिक्लिकलिटी हो सकती है, और आपका अंदर का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर ओवरऑल बिजनेस, वो भी मे बी इतना अच्छा नहीं हुआ होगा जिसकी वजह से आपके ओवरऑल रिटर्न्स अच्छे नहीं आए। एंड अगेन स्टार्टिंग वैल्यूएशंस भी हाई हो सकती है। नाउ डिस्पाइट बीइंग अ वेरी गुड कंपनी इन अ कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री, इसने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया लास्ट 5 साल में। सो एज वन कैन सी कि सब कंपनीज अपने अपने स्पेस में डिसेंट है, बट येट लास्ट 5 साल में कुछ परफॉर्मेंस नहीं आई है, एंड सब स्मॉल कैप कंपनीज भी है, येट परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसका क्या रीजन है और क्या हमको इससे आइडेंटिफिकेशन होता है। फर्स्टली यस, एक एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट उसके अंदर भी काफी सारी कंपनीज और इंडस्ट्री है जिसमें एक तो सिक्लिकलिटी अपनी अलग अलग, एक बिजनेस के अंदर भी डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट हो सकता है जिसमें सिक्लिकलिटी हो सकती है। देन एक बिजनेस के अंदर ऑपरेशनल चैलेंजेस भी आ सकते हैं जो मे बी सिक्लिकल नहीं हो, खाली वो पर्टिकुलर कंपनी के स्पेसिफिक हो, जिसकी वजह से कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा लास्ट 5 साल में वर्सेज द ओवरऑल इंडस्ट्री। सो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट वेरी बुलिश ऑन अ स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर स्मॉल कैप स्पेस में, यू शुड नॉट अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंपनीज जिनने लास्ट 5 साल में एटलीस्ट परफॉर्म ही नहीं करा है। सो द आइडिया सो अगेन द आइडिया इज कि इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट यू विल ऑलवेज फाइंड सर्टेन अपॉर्चुनिटीज विच आर वेटिंग टू डू वेल इन द नियर फ्यूचर। नॉट आई एम नॉट सेइंग कि आगे ये 4-5 स्टॉक अच्छा करेंगे, बट दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन कि डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सब स्टॉक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है वर्सेस इंडेक्स। एंड ये मैं स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, माइक्रो कैप इंडेक्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ जिसने लास्ट 5 years में 21 टाइम्स रिटर्न दिया है। So yeah, this is why I'm saying कि cyclicality is not limited to an asset class. काफी other peculiarities भी होती है जिसको आपको स्टडी करना चाहिए before painting everything with a broad. So these were the core learnings that we have taken from practitioners. But SmartSync का खुद का क्या framework है जो हम use करते हैं and which helps us in finding new opportunities for our clients even in this type of environment. Now again, the idea is not to say कि stocks अच्छा perform करेंगे या नहीं करेंगे, but एक framework होना is very important before you delve deeper into this industry. So हमारा framework समझने से पहले one needs to understand कि valuation एक business का होता कैसे है. So again, the valuation of the company is the discounted cash flows.
दैट इज आगे आपके जो कैश फ्लोज आने वाले हैं, मार्केट उसको एक सर्टेन रेट से डिस्काउंट करता है, एंड दिस जो ये कैश फ्लोज होगी, इनका जो ग्रोथ होगा, दैट विल जनरली बी वेरी हाई. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आज सपोज मेरा खुद का एक बिजनेस है लेमनेड स्टैंड का, तो उसका मैं वैल्यूएशन कैसे करूंगा? तो उसका बेसिकली वैल्यूएशन ऐसा होगा कि मैं एक पर्टिकुलर वे में फोरकास्ट कर सकता हूँ, लाइक एज अ बिजनेसमैन, कि मेरे अगले 5 या 7 ईयर्स में एक पर्टिकुलर लेवल पे बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई विल फील कि चल, अब मेरा जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ वाला पीरियड था वो ओवर हो गया है, एंड अब जो मेरा आगे ग्रोथ आएगा दैट विल बी सिमिलर टू द रेट एट विच इकोनॉमी ग्रोस. सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई कैश फ्लोस, कि आप कितना पेस में बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हो. ये आपका फास्ट पेस कैश फ्लोज हो गए. एंड उसके बाद आप सोचोगे कि चलो ठीक है, अभी एक स्केल तक पहुंच चुका हूँ जिसके बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो फास्टर देन द इकोनॉमी. तो उस टाइम पे आप सोचोगे कि चल, स्टेडी स्टेट में अगर मेरा बिजनेस इकोनॉमी के साथ साथ ही ग्रो करते रह रहा है, तो स्टेडी स्टेट की क्या वैल्यूएशन होगी? सो उसको हम टर्मिनल वैल्यू वैल्यूएशन कहते हैं. सो दो एस्पेक्ट हो गए, एक तो फास्ट ग्रोथ वाला वैल्यूएशन हो गया, एक टर्मिनल वाला वैल्यूएशन हो गया. तो इसको आप प्लस करोगे तो उससे आपको ओवरऑल वैल्यूएशन मिल जाएगा. बट ये फ्यूचरिस्टिक कैश फ्लोज है, मेरे को तो करंटली क्या पे करूँ वो जानना है ना. तो फ्यूचर के कैश फ्लोज को मैं डिस्काउंट करके करंट वैल्यूएशन लाऊंगा, उससे मेरा ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस बनेगा. अब इसके 3 एस्पेक्ट है. फर्स्ट इज कैश फ्लोज. अब कैश फ्लोज जो है वो एक पर्टिकुलर रेट पे ग्रो होने वाले, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैश फ्लोज विल डिटरमाइन बाय वैल्यूएशन. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज, इस पीरियड में क्योंकि मेरा ग्रोथ रेट फास्ट होगा, वाइल इस पीरियड में मेरा ग्रोथ रेट स्लो होगा, तो कितना ज्यादा मेरा जो पीरियड है फास्ट ग्रोथ का रहेगा और कितना ज्यादा पीरियड मेरा स्लो ग्रोथ का रहेगा. सो ये जो ईयर्स है, जैसे इसमें 5 ईयर्स दिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अब मेरा बिजनेस 5 ईयर तक स्पीड ग्रो करेगा, 10 ईयर तक स्पीड ग्रो, मतलब स्पीड से ग्रो करेगा, या 15 ईयर से करेगा, दैट इज एनीबडीज गेस. तो इसकी वजह से वैल्यूएशन थोड़ा इटरेटिव प्रोसेस रहता है. सो सेकंड इज योर टेन्योर ऑफ ग्रोथ, एंड थर्ड इज द डिस्काउंट रेट एट विच यू डिस्काउंट योर ओवरऑल कैश फ्लोज. सो डिस्काउंट को बहुत मैं लेमन वे में बताऊं, सो द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड डिस्काउंट रेट इज आपका कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कोई पर्टिकुलर बिजनेस से. सो फॉर एग्जांपल, यू आर डिस्काउंटिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस विद 12%, सो आइडियली यू वुड एक्सपेक्ट कि अगर आपकी सारी एक्सपेक्टेशन सही से मेट हो रही है, तो एट करंट वैल्यू आपका रिटर्न 12% होगा. सो दैट इज वाई वी ट्राई कि जो वैल्यूएशन हमारी आ रही है उससे कम रेंज में हम बाई कर पाए, तभी आपका अल्फा बनेगा. सो अगेन द आइडिया इज नॉट कि इसका परफेक्ट नंबर क्या होगा. अब डिस्काउंट रेट आपका जो, अगर आप ऐसा समझो कि रेट ऑफ रिटर्न आपका जो एक्सपेक्टेशन है, तो रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे बनाओगे बेसिकली. तो सिंपल फ्रेमवर्क विल बी, जो हाई ग्रोथ कंपनी है उससे आपका रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन होगा वो हाई होगा. जो रिस्की बिजनेस है उसमें आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखोगे. जिसकी बैलेंस शीट गंदी है, अगेन दैट इज अ रिस्की बिजनेस, तो उसमें आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा. सो जो आपका डिस्काउंट रेट है वो दो चीज से डिटरमाइन होगा. एक तो आप जो इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एक रिस्क होता है, तो दैट विल बी योर रिस्क. एंड सेकेंडली, आपका बिजनेस में डेट कितना है, तो वो जो डेट का जो कॉस्ट होगा वो भी आपका ओवरऑल जो डिस्काउंट रेट है वो डिटरमाइन करेगा. सो दो क्राइटेरिया, एक तो आपका कितना इक्विटी में रिस्क आ रहा है ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से, एंड सेकेंड इज आपका डेट कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, उससे भी आपका वो ओवरऑल डिस्काउंट रेट फ्लक्चुएट हो सकता है. सो मार्केट डिटरमाइंस दिस पर्टिकुलर वैल्यूएशन, एंड एज वी से कि मार्केट का जो क्राउड का जो विजडम होता है वो जनरली इंडिविजुअल पर्सन से बेटर होता है. तो ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, जनरली वैल्यूएशन जो मिलती है स्टॉक की वो राइट ही होती है, गिवन द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट. सो अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि जो स्टॉक की अभी वैल्यूएशन है वो एकदम सही है, तो आप इन्वेस्ट क्यों करोगे, कि अगर सही है तो मेरा अपसाइड कैसे बनेगा. सो आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट की हमेशा वैल्यूएशन जो कंपनी की है वो राइट है. जैसे अभी एसएमई कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत यूफोरिक लेवल पे है, तो वो राइट है रॉन्ग है, दैट इज नॉट अ टास्क टू जज. अगर आपको लग रहा है कि ओवर वैल्यूड, आप नहीं बाय करोगे, दैट इज ऑब्वियस. बट आप कैसे ये फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई न्यू आइडियाज, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो एज आई टॉक्ड अबाउट 3 मेट्रिक है जो आपका ओवरऑल वैल्यूएशन डिटरमाइन कर रहे हैं. फर्स्ट इज आपका टेन्योर क्या है कैश फ्लो का. तो अगर आप देखोगे कि अगर बिजनेस ज्यादा टेन्योर तक हाई रेट पे ग्रो कर पा रहा है, तो उसका ओवरऑल कैश फ्लो ज्यादा होगे, एंड अल्टीमेटली उसकी वैल्यूएशन बेटर रहेगी. एंड अगर आप हायर रेट पे ग्रो कर पा रहे हो, ज्यादा टाइम के लिए ग्रो कर पा रहे हो, तो आपका ओवरऑल जो टर्मिनल वैल्यू होगी आगे जाके जब एक स्टेडी स्टेट में बिजनेस समझ रहे हो कि वैल्यू आने वाली हो, दैट विल बी ऑल्सो बी हायर. तो ऐसे बिजनेस जो अपनी बिजनेस को बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए ग्रो कर सकते हैं, दैट इज द टेन्योर ऑफ कैश फ्लोज आर जनरली हायर, तो वो बिजनेस की वैल्यूएशन करना में मार्केट गलती कर सकता है. क्यों?
आज अगर आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे एशियन पेंट हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, वो लास्ट 10 नहीं 20 साल से हायर वैल्यूएशन रेंज पे ही दिख रहे थे, गेट वो लोगों का रिटर्न अच्छा आता रहा। तो उसका क्यों रीजन था? बिकॉज दे वेर ऑलवेज एबल टू सरप्राइज मार्केट विद द लॉन्जेविटी ऑफ देयर ग्रोथ। उनका टेन्योर ऑफ कैश फ्लो का जो ग्रोथ था वो इतना हाई था कि उनकी टर्मिनल वैल्यू एक तो दूर हो जा रही थी, एट द सेम टाइम टर्मिनल वैल्यू ज्यादा इंप्रूव हो रही थी। तो जो बिजनेस आइडियली ज्यादा टाइम के लिए ग्रो कर सकता है, उसमें मार्केट मिस्टेक कर सकता है वैल्यूएशन करने में, कि मैं इसको ये जो ग्रोथ है वो 5 साल के लिए रखूं, 10 साल के लिए रखूं, 15 साल के लिए रखूं। काफी बिजनेस 20 25 30 साल के लिए भी ग्रो कर सकते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। सो एक हमको एक आइडिया मिल गया कि जो बिजनेस लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ग्रो कर सकता है, उसको मार्केट वैल्यूएशन करने में गलती कर सकता है। तो दैट बिकम्स अ गुड hunting ground for new opportunities. So that is one. Second is discount rate. अब हमने देखा कि ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा, उसमें डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्काउंट रेट हमारे जिस रीजन की वजह से हाई था, अगर वो रीजन हट जाए, सो फॉर एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की है, बट इधर उसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव होने लग गया बिकॉज उसने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर दी, या फिर उसके अंदर कोई न्यू मैनेजमेंट आ गई बिजनेस में, जिससे बिजनेस की ओवरऑल जो क्वालिटी है, जो रिस्क प्रोफाइल है, वो बहुत इंप्रूव हो गई। तो उसकी वजह से जो मेरा ओवरऑल डिस्काउंट रेट होगा वो मैं कम एक्सपेक्ट करूंगा। नो अगेन द आइडिया इज नॉट कि पुट अ नंबर कि इतना डिस्काउंट रेट होना चाहिए जिससे आपका वैल्यूएशन री रेटिंग आएगी, बट टू गिव अ पर्सपेक्टिव कि अगर मार्केट सही वैल्यूएशन कर रहा है तो ऐसे कौन से एरियाज हो सकते हैं जहां पे मार्केट मिस्टेक कर सकता है, या फिर अपनी वैल्यूएशन जो उसने दी है उसे करेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसे जो रीजन हो गए जहाँ पे डिस्काउंट रेट आपका रिड्यूस हो सकता है, लाइक चेंज इन मैनेजमेंट हो गया, कोई बिजनेस टर्न अराउंड कर रहा है जिससे उसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, उसका स्केल इंप्रूव हो रहा है, उधर मार्केट में भी रियलाइज कर सकता है अपनी मिस्टेक और वैल्यूएशन रीरेट कर सकता है। सो अगेन दैट बिकम्स अ गुड हंटिंग ग्राउंड जहाँ पे डिस्काउंट रेट कम हो रहा है। थर्ड, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट। अभी हमने देखा कि कैश फ्लोज है, तो इसका जो ओवरऑल कैश फ्लोज आएगी उसको हम डिस्काउंट करके एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन निकालते हैं। बट अगर हम जो कैश फ्लोज को जो रेट पे ग्रो कर रहे हैं वो सडनली ग्रोथ रेट इंप्रूव हो जाए, अब ग्रोथ रेट कैसे इंप्रूव हो सकता है? ए, इधर इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स आ गए। बी, इधर उसने कोई अलग से प्रोडक्ट सेगमेंट में ट्रांजिशन करे जिसमें बहुत अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, तो बिजनेस में नए प्रोडक्ट लाइन आ रहे हैं। सी, कोई न्यू केपेक्स कर रहा है वो बिजनेस के अंदर। अभी ये सब जो न्यू न्यू इवेंट्स है वो करेंटली मार्केट में थोड़ी नोन है, तो जब ये अनाउंसमेंट आएगी, जब ये कोई चेंजेस आएंगे बिजनेस में, तो मार्केट में टेक टाइम टू रिलेट दैट बिजनेस फॉर द पर्टिकुलर न्यू डेवलपमेंट्स दैट हैव ऑकर्ड। सो अगेन द आइडिया इज ऐसे जो पर्टिकुलर इवेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अगले 5 10 साल में बिजनेस के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, जो मे बी मार्केट करंटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। सो दैट बिकम्स अ गुड हंटिंग ग्राउंड फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। एंड लास्टली अदर मार्केट न्यूएंसेस, सो फॉर एग्जांपल डीमर्जर हो गया। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट डीमर्जर होता कि एग्जैक्टली, उसके लिए काफी सारी वीडियोस हमारे पास ऑलरेडी है, बट आइडियाज ऐसे थोड़ी न्यूएंसेस होते हैं, जैसे डीमर्जर हो गया या फिर कोई स्टॉक में लो फ्लोट है, तो लो फ्लोट की वजह से भी अगर आपका कंपनी क्वालिटी वाला है और उसका ग्रोथ रेट अच्छा है, तो मे बी उसका जो वैल्यूएशन आपको मिलेगा वो बाकी कंपनी से ज्यादा ही मिलेगा, और बहुत सस्टेन पीरियड तक ज्यादा मिल सकता है, सिंपली बिकॉज मार्केट में फ्लोट बहुत कम है शेयर का। एंड जैसे कोई न्यू आईपीओ आया है, सो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है सेम बिजनेस में और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन है, सो द बेस्ट एग्जांपल विल बी रेमंड। तो रेमंड का मार्केट में वैल्यूएशन काफी कम था फॉर सेवरल रीजंस, लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू भी थे और एग्जांपल। बट immediately after the listing of Manyavar, which was also present in the similar line of business, just because Manyavar का बहुत अच्छा मल्टीपल में वैल्यूएशन मिल रहा था, तो मार्केट ने रेमंड के भी वैल्यूएशन में री-रेटिंग। सो ये एक अलग सा न्यूआंस हो सकता है जो नॉर्मली मार्केट करंट वैल्यूएशन फैक्टर इन ढंग से नहीं कर पा रहा, बट मे बी बिकॉज ऑफ अ न्यू आईपीओ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की भी वैल्यूएशन इंप्रूव हो सकती है। सो अगेन द आइडिया इज नॉट कि आप नंबर से जस्टिफाई करोगे वैल्यूएशन को, अगेन नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस में, बट अब वो नंबर से कैसे अपनी स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वो स्टोरी की अल्टीमेटली वैल्यूएशन है। तो आज मार्केट ये जो वैल्यूएशन दे रहा है, मार्केट एक पर्टिकुलर स्टोरी का वैल्यूएशन दे रहा है। सो उसके कौन से ड्राइवर्स है अगर आप वो समझ जाओ, और फिर अगर आप देख पाओ कि स्टोरी चेंज हो रही है जो मार्केट में भी करंटली डिस्काउंट नहीं कर पा रहा, तो उधर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बाय करने का। ये अपॉर्चुनिटी जब एसएमई इंडेक्स अच्छा करेगा तब भी मिलेगा, और ये जब गिर रहा होगा तब भी मिलेगा। So again, what do we plan? We are trying to take advantages of the inefficiency or the self-correction mechanism that the market depicts. So for example, कोई भी पर्टिकुलर ड्राइवर में इंप्रूवमेंट आए तो मार्केट ज्यादा टाइम तक वो गलत नहीं रख पाएगा, वो अपनी वैल्यूएशन फिर से ठीक कर देगा, कीपिंग इन माइंड द चेंजेस इन द ड्राइवर्स। सो अपन
अपन अगर वो ड्राइवर्स पे फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग की इंडेक्स का क्या वैल्यूएशन चल रहा है, तो आपको अपॉर्चुनिटी पूरे साल मिलते रहेगी इरिस्पेक्टिव इंडेक्स का जो भी लेवल हो. सो दैट इज व्हाट वी प्लान टू डू. बट अगेन, हम क्यों स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्पेस में फोकस करेंगे डिस्पाइट देम डूइंग सो वेल इन द पास्ट फ्यू इयर्स? सो एज वी हैव टॉक्ड अबाउट कि टेन्योर ऑफ कैश फ्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट कि जो स्टॉक कम डिस्कवर्ड होगा जनरली मार्केट उसको अर्लियर स्टेज में वैल्यूएशन बेटर दे सकता है. और ऐसे काफी अदर मार्केट में न्यूएंसेस होते हैं. सो ये जो तीनों चीजें हैं वो जनरली हमने ऑब्जर्व करी कि जो स्मॉल और माइक्रो कैप स्पेस में होते हैं वो ज्यादा ऑकर होते हैं. बिकॉज कोई कंपनी बहुत स्मॉल स्केल पे है करंटली और एक नीश इंडस्ट्री में है, तो वी बिलीव कि ऐसा हाई चांसेस है कि बिकॉज उनका बेस केस बहुत स्मॉल है, तो दे कैन ग्रो एट अ हायर रेट फॉर अ मोर पीरियड ऑफ टाइम देन अ लार्ज कैप कंपनी माइट डू. So we are not saying कि large cap company can't give a good return in the long term, but the chances are high कि जो small cap company होगी, simply due to the lower base, they might be able to grow their cash flows at a good rate of return for a longer period of time. So उधर market basically valuation करने में mistake कर सकता है in a longer period. So that is why हम लोग small cap companies में look करते हैं. And again the idea is not to कि कोई particular number पे zero down कर दो, but rather to look for key drivers, that is the catalyst, जिसकी वजह से ये मार्केट रीरेट कर सकता है वैल्यूएशंस को. अब कैटलिस्ट बहुत सारे हो सकते हैं. सम आर चेंज इन मैनेजमेंट, हायर रीइन्वेस्टमेंट इन द कोर बिजनेस. अब अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, ग्रोथ के भी दो की मेट्रिक होते हैं. एक आपका आरओआईसी होता है एंड सेकंड इज रीइन्वेस्टमेंट होता है. सो द फॉर्मूला ऑफ ग्रोथ इज ए, आप अपने जो कैपिटल रीइन्वेस्ट कितना कर रहे हो बिजनेस में, और बिजनेस में जो रीइन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें कितना अच्छा रिटर्न कमा पा रहे हो. सो ये दो की ड्राइवर से भी आपको काफी अच्छे आइडिया लग सकता है कौन से बिजनेस में सर्च करना है. सो ए, जो बिजनेस अपने खुद के बिजनेस में ज्यादा री इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है, तो वो बिजनेस में अल्टीमेटली ग्रोथ ज्यादा आएगा. एंड सेकेंडली, जो बिजनेस में भी री इन्वेस्टमेंट रीजनेबल रेट पे कर रहा है बट उसका कंपेटिटिव एडवांटेजेस, जो बिजनेस प्रोफाइल है वो काफी इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो रिटर्न कमा पा रहा था अपने कैपिटल में वो बहुत इंप्रूव हो रहा है. तो या तो कोई रिटर्न आपका जो कैपिटल में वो इंप्रूव हुए, या फिर आप री इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो बिजनेस में. एंड आइडियली वी लुक फॉर कंपनीज जो ये दोनों कर रही हो, क्योंकि उसकी वजह से आपका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई आ सकता है. सो ऐसी कंपनीज आपको हर साल हर टाइम पे मिलेगी, इरिस्पेक्टिव आपका क्या इंडेक्स पे चल रहा है वैल्यूएशन. ना अगेन द चांसेस है कि काफी बार ये वैल्यूएशन ऑलरेडी बेक्ड इन हो, तो ये जो की ड्राइवर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट कैप में विजिबल हो भी, तो देन आपका जजमेंट कॉल आएगा कि ये वैल्यूएशन में है ऑलरेडी इंक्लूडेड, या यू स्टिल फील कि अगले 2-3 साल में अपसाइड है. तो दैट इज अ जजमेंट कॉल. बट आइडिया इज कि you will still find new opportunities daily on a daily basis if you focus on these particular key triggers to identify stocks. So yeah, so that is why we look for small cap companies and the companies that have key catalysts. So these are some of the catalysts which I won't discuss, but you can watch the video that I'm talking about and we will pin that particular video in the description box. So ये हो गया हमारा framework on how one can look to identify new stocks. But again the first question was कि ध्रुव सेल कर दूं बिजनेस को या नहीं करूं सेल. तो सेलिंग फ्रेमवर्क होना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपका बाइंग फ्रेमवर्क होना चाहिए. सो नाउ आई वुड लाइक टू प्रेजेंट टू selling frameworks which one can use in their daily life. First one being SIP investing. So this is one particular framework that SmartSync uses in one of its small case. So इस framework में basically क्या बोलते हैं कि for example framework आया कहाँ से. So we observed कि during 2000 period जब Infosys was performing really well, उस टाइम पे उसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, वैल्यूएशन वेयर आउट ऑफ वैक कंप्लीटली. तो बहुत सारे इससे ट्विटर पे वो आते थे ट्वीट्स कि अगर आपने इन्फोसिस होल्ड करा था 2000 के लेवल पे और 2008 तक होल्ड करके रखा हुआ था, तो आपका 8 ईयर्स तक जीरो रिटर्न था. एंड इट मेक सेंस कि अगर आप बहुत हाई वैल्यूएशन में बाय करोगे तो डिस्पाइट आपका जो भी ग्रोथ रेट होगा आपका कुछ ओवरऑल रिटर्न अच्छा नहीं आएगा. बट वी डिड अनदर एक्सरसाइज कि सपोज यू स्टार्टेड, यू कुड सी कि अच्छा आगे ग्रोथ अच्छा आता रहेगा इन्फोसिस में, एंड यू स्टार्टेड बाइंग इन्फोसिस एट 2000 एट इट्स पीक एंड केप्ट ऑन बाइंग एट द सेम अमाउंट एवरी मंथ फॉर 8 years. तो आपका जो XIRR था दैट वाज 13%. सो ये फ्रेमवर्क कौन सी कंपनीज के लिए वैलिड है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एज वी डिस्कस अर्लियर कि ऐसा एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि जो कंपनी अपना टेन्योर ऑफ कैश फ्लोज का जो ग्रोथ है वो काफी इलोंगेट कर सकते हैं, दैट इज बहुत लॉन्ग पीरियड तक वो ग्रो कर सकता है. तो मार्केट उसको वैल्यू करने में मिस्टेक कर सकता है.
एंड ऑल्दो कभी कभार उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई दिखेगी, बट सिंपली बिकॉज उसका ग्रोथ बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए आएगा, तो उस बिजनेस में अगर आप रेगुलर एसआईपी भी करते रहोगे, प्रोवाइडेड आपका जो एंट्री वैल्यूएशन थे दे वर रीजनेबल. सो वी आर नॉट सेइंग कि आप इन्फोसिस को जॉन के लेवल पे बाय करो, बट दिस इज जस्ट अ स्टडी कि अगर कोई बहुत हाई ग्रोथ वाला बिजनेस है और बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अच्छा करेगा, तो अगर आप खाली वैल्यूएशन को हटा दोगे माइंड में और रेगुलरली बाय करते रहोगे, तो आपके हाई चांसेस है कि आप निफ्टी के रिटर्न्स को बीट कर सकते हो. एंड अगर आप ऐसा एक पोर्टफोलियो बना लो 15 to 20 स्टॉक्स का, जिसमें आप ऐसी कंपनीज आपको मिल गई है जो मेगा ट्रेंड में आती है, दैट इज जो बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ग्रो कर सकती है, और उसमें कंटिन्यूस एसआईपी करते रहोगे, तो देर आर हाई चांसेस कि खाली अगर 2 से 3 कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर ले, तो आपका ओवरऑल रिटर्न्स विल बी फार सुपीरियर देन निफ्टी. अब इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट रिस्क जो होता है बिजनेस में, दैट इज वेरी रियल. सो देर आर, अगर आप स्टेटिस्टिकली सोचो, अगर आपका कोई हाई क्वालिटी स्टॉक है जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको आपने अगर सेल कर दिया, तो देर आर हाई चांसेस कि आपका जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो जस्ट स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग चांस है कि वो लॉस मेकिंग हो सकता है. तो द मोर यू चर्न योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, देर आर हाई चांसेस कि आपका जो नेक्स्ट री इन्वेस्टमेंट होगा वो मे बी प्रॉफिटेबल वे में आप नहीं कर पाओगे. तो दैट इज वाई अ सेफर स्ट्रेटेजी कैन बी कि जस्ट आइडेंटिफाई गुड बिजनेसेस अर्ली एंड कीप ऑन डूइंग अपॉर्चुनिस्टिक एसआईपी एट द राइट टाइम, एंड होप कि आगे 10 साल में अच्छे से ग्रो करेगी, तो थोड़े स्टॉक में अगर अच्छे से परफॉर्म करिए तो आपका रिटर्न अच्छा आ सकता है. सो दिस कैन बी वन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क दैट यू कैन फॉलो, जिनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्फा नहीं कमाना, बट रीजनेबल रिटर्न चाहिए जो अच्छे पीरियड के लिए ग्रो करेंगे. एंड द सेकंड फ्रेमवर्क इज टेक्निकल्स यूज कर सकते हो आप फंडामेंटल्स के साथ. So I won't talk more about technicals, but two basic frameworks that one can use is stage analysis. तो स्टेज एनालिसिस में बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं, जिससे यू कैन आइडेंटिफाई कि चलो इस स्टेज में कंसोलिडेट हो रहा है, इस स्टेज में अच्छा मूवमेंट आ रहा है, इस स्टेज में मे बी सेलिंग आ सकती है इंस्टीट्यूशंस की, जिसकी वजह से फिर से गिर सकता है. तो ये स्टेजेस के बेसिस में अगर आप स्टॉक्स को एनालाइज करोगे, तो यू कैन टाइम योर एंट्री एंड एग्जिट इन अ बेटर मैनर. एंड सम अदर सिंपल फ्रेमवर्क्स आर लाइक मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन. सो पीपल फॉलो की 50 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज का अगर ब्रेकडाउन हो गया, तो या तो आप सेल कर दो, या अगर सेल नहीं भी करे तो मे बी बाय नहीं करो, एंड देखो कि बिजनेस का कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है अंटिल देयर इज सम कंसोलिडेशन. सो अगेन दीज आर टू फ्रेमवर्क्स. हम लोग जो स्मार्टसिंग में है वो हम लोग फर्स्ट फ्रेमवर्क ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट इसके भी मेरिट्स अपने काफी अच्छे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी बिलीव कि वन शुड बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड दिस फ्रेमवर्क कैन वर्क वेरी वेल फॉर अदर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस दैट वी हैव डिस्क्राइब्ड. दैट इज कोई स्पेशल सिचुएशन हो, डीमर्जर अपॉर्चुनिटी हो, या फिर कोई आप सिक्लिकल बेट ले रहे हो, तो वो सब इंस्टेंसेस में ये फ्रेमवर्क काफी अच्छे से हेल्प कर सकता है आपको. And since we have 2 videos available in YouTube by SOIC and Scientific Investing that have depicted this particular frameworks in a much better manner that we would do, so we will highly encourage you to watch these videos. So इस वीडियो में वी सॉ कि स्मॉल कैप का करंट वैल्यूएशन क्या चल रहा है वर्सेस लार्ज कैप, उनका परफॉर्मेंस क्या रह चुका है पास्ट में और क्या डिपिक्ट करता है वो. देन कौन से फ्रेमवर्क्स हम दूसरे जो स्टॉलवर्ड इन्वेस्टर्स है उनसे सीख सकते हैं, एंड हमारा स्मार्ट सी का कौन सा फ्रेमवर्क है टुवर्ड्स बाइंग एज वेल एज सेलिंग द बिजनेसेस, एंड आप कैसे टेक्निकल्स को भी यूज कर सकते हो टू ब्लेंड विथ योर फंडामेंटल्स. सो नाउ वी वोंट एवर टेल यू कि आप टेक्निकल्स के बेसिस में बाय कर लो, बट अगेन फंडामेंटल्स क्या थोड़ा बहुत टेक्निकल अगर आप मर्ज कर सकते हो तो इट कैन बी हेल्पफुल. एंड in small cap companies, valuation is again, it is important, no doubt, but just ignoring these small cap companies thinking कि इसमें float बहुत कम होता है या फिर outstanding shares बहुत कम है, तो अगर कभी volatility बहुत ज्यादा रहेगी तो stock में, and secondly अगर आपको exit करना होगा तो आप exit ढंग से नहीं कर पाओगे. So this concern might be valid for people that have very high portfolio net worth, जो बहुत बड़ा stake लेते हैं तो उनको exit करने का मतलब difficulty आ सकता है, but for a retail investor like you and me, simply forfeiting this entire space because valuations are out of whack might not be a very good reasonable argument. So what my thinking will be कि ऐसे जो कंपनीज है जिसमें फ्लोट बहुत कम होता है, तो वैसी कंपनीज आइडेंटिफाई करो rather than being scared कि फ्लोट इतना कम है, वॉलेटिलिटी रहेगी. फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग कंपनीज जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो फ्लोट विल बिकम अ फ्रेंड फॉर यू, लो फ्लोट विल बिकम अ फ्रेंड फॉर यू. Secondly, your odds of doing poorly increase every time you sell a quality stock. So that is why अगर आपको कोई बिजनेस बहुत हाई क्वालिटी का लग रहा है इन स्मॉल कैप स्पेस, देन डिस्पाइट उसका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा हाई हो भी सकता है, मे बी ओवरऑल इंडेक्स का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, बट इफ यू बिलीव कि उसका आगे रनवे बहुत अच्छा है एंड इट इज नॉट प्राइस टू परफेक्शन, देयर इज स्टिल
room to grow, maybe not in 1 year, maybe not in 2 year, but 3 to 5 years time frame में अगर आपको लगता है कि आगे growth आ सकते हैं, simply because the quality of the business is very high and tailwind बहुत अच्छा है, then please don't exit that business. Maybe you can forward your newer reinvestment in that particular business, but I will suggest कि आप जल्दी से exit ना करो unless you are getting some technical confirmation as well. So खाली इंडेक्स को देख के कोई बिजनेस में एग्जिट एंट्री मत करो, बट रादर सिंस यू कैन सी कि ओवरऑल इंडेक्स और ओवरऑल स्मॉल कैप स्पेस की वैल्यूएशन बहुत ओवररेटेड है, तो डू अ डीपर इंट्रोस्पेक्शन टुवर्ड्स योर ओवरऑल पोर्टफोलियो एंड आइडेंटिफाई कि कौन से पर्टिकुलर डेट्स है जो खाली स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ा है उसकी वजह से बढ़ गए एंड बिजनेस में इतनी हाई क्वालिटी नहीं है, एंड फोकस मोर ऑन एग्जिटिंग दोस काइंड ऑफ बिजनेस वर्सेस टर्निंग योर एंटायर पोर्टफोलियो फ्रॉम स्मॉल कैप टू लार्ज कैप टू स्मॉल कैप. So this strategy might not work. So that is why just selling for the sake of selling is not a very good strategy. And lastly, diversify. Given the uncertainty in this current world, even cyclical IT companies which were considered to be secular in nature are now no longer considered to be secular. Terry Smith is a very famous investor. So उनका recently एक report आया था जो ये अपने clients को देते हैं quarterly basis में, half yearly basis में in fact. So usme he mentioned ki although he bets a lot on tech companies, so he has also realized ki because tech is a growing part of our daily life, tech has become such a bigger part of our overall economy. So जैसे आपका स्किल इतना बड़ा हो जाएगा कि आप इकोनॉमी के साथ ग्रोथ आपका मिरर करने लग जाएगा, तो अपने आप सिक्लिकल तो आप हो ही गए ना. जस्ट थिंकिंग कि हमको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेने 3-4 स्टॉक में सारा रिटर्न बनाना है, इट माइट वर्क फॉर यू, बट अगेन इट इज वेरी रिस्की फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स. सो ट्राई. So again, the idea is not to say कि आप concentrated portfolio मत रखो, but due to the growing uncertainty and the volatility in this world, it is advisable कि आप थोड़ा diversify करो अपना portfolio, तो आप better sleep कर पाओगे and आपको overall return भी hopefully better आ सकता है, at least volatility कम रहेगी. So I'm not saying कि volatility is an enemy of you, but ideally थोड़ा diversified portfolio रखना in this day and age is a better framework as per us. So if you like this video, please like and share this video, and hopefully we will keep on adding more value to your investing journey. That's it from my side.